गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम की बुक को किसने लिखा है। तो आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। बुक का नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर और इसका जो हिंदी में संस्करण आया बुक का उसका नाम है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। और लिखा किसने है? हमारे जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। उन्होंने इस बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा और अब तक हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों के बारे में बताया है। अच्छा, फर्टिलाइजर से संबंधित 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न में आपको याद दिलाऊं तो याद रखना, देश का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट ये कहां पे खुला है? तो ये गुजरात के गांधीनगर के कल्लोल में खुला था, जबकि दूसरा खुल चुका है प्रयागराज में। और पूछे कि भारत का पहला कोल गैसिफाइड आधारित तलचर फर्टिलाइजर प्लांट ये कहां पे खुलेगा? तो ये उड़ीसा में खुलेगा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। और आपको याद है जब भी बुक वाला प्रश्न आता है मैं पिछले 6 महीने की इंपॉर्टेंट जो बुक्स है वो आपको रिवाइज कराता हूं। हर बार 10 बुक्स आपको रिवाइज कराता हूं। चलो आज फिर रिवाइज करते हैं। आदित्य भूषण इन्होंने बुक लिखी है गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ नाम से। अभय के नालंदा नाम से बुक लिखी है इन्होंने अभी मानसून नाम से भी बुक लिखी थी। जुपिंदर जीत सिंह वो किल्ड मूसावाला नाम से बुक लिखी। बीके शिवानी द पावर ऑफ वन थॉट नाम से बुक लिखी। डॉक्टर मनोज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नाम से बुक लिखी। रस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर नाम से बुक लिखी। शांतनु गुप्ता अजय टू योगी आदित्यनाथ नाम से बुक लिखी। इससे पहले द मोंक वु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी ये बुक भी इन्होंने लिखी थी। और अशोक कुमार भट्टाचार्य इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम डिपेंडेंस टू इमरजेंसी नाम से बुक लिखी। एस हुसैन जेदी ने रो हिटमैन नाम से बुक लिखी। रूपा पाई द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नाम से बुक लिखी। और अनीता भरत शाह ने कलर्स ऑफ डिवोशन नाम से बुक लिखी थी। तो आज मैंने आपको 10 बुक्स यहाँ पे रिवाइज कराई है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, इसका आंसर नागालैंड मत करके आ जाना, क्योंकि आपको पता है नागालैंड में भी तो एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। हाँ, वहां पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? ध्यान से पढ़ो, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल आएगा तो आंसर अरुणाचल प्रदेश, और केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जाएगा तो आंसर होगा नागालैंड। अभी इसका आयोजन हुआ 18 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक। कहां पे हुआ? अरुणाचल प्रदेश के केसांग जिले के सेई जोसा में। और इस बार इसका नवा संस्करण है। ये फेस्टिवल हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण पर केंद्रित है। और वहां की एक ट्राइबल है, एक जनजाति है जिसका नाम है नीशी। तो नीशी जनजाति के लोगों के द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। अच्छा, आपके मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि ये जो हॉर्नबिल पक्षी है ये किस राज्य का स्टेट बर्ड होता है, राज्य के पक्षी होता है? तो ये 2 राज्यों का है, एक तो अरुणाचल प्रदेश का है और केरल का है। अच्छा, एक और डाउट मैं आपका यहाँ पे दूर कर दूं कि नागालैंड वैसे तो जरूर मनाता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल, लेकिन उसका स्टेट बर्ड नहीं है हॉर्नबिल, ये याद रखना। तो फिर नागालैंड का स्टेट बर्ड क्या है? तो आंसर होगा ट्रेगोपैन। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। देखो, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर होती है। मुख्यमंत्री हो गए पेमा खांडू और गवर्नर है केटी परनायक। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था जनवरी में ही अरुणाचल प्रदेश के अभी वांचो लकड़ी शिल्प को, और यहाँ का एक प्रकार का अच्छा अदरक होता है जिसको कहते हैं आदि केकिर। और उससे पहले अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को, और उससे पहले खामती चावल और तांगसा कपड़ों को, इन सबको जीआई टैग मिला था। ये सारे अरुणाचल प्रदेश के प्रोडक्ट्स हैं। अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना भी चलाई गई थी। चचिन चराई महोत्सव यहीं पे मनाया जाता है। देश का पहला फिश म्यूजियम ये बनेगा आपके अरुणाचल प्रदेश में ही। और अरुणाचल प्रदेश में एक मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले सीडीएस यानी कि बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया था। अभी अरुणाचल प्रदेश में राज्य तितली भी बनी थी, केसर ए हिंद उसका नाम है। बाकी देखो, आपको अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क मिलेगा, मॉलिंग नेशनल पार्क यहाँ मिल जाएगा, पक्के टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिलेगा। और दर्रों की बात करें यानी कि माउंटेन पास, तो बोमडिला दर्रा है, दीफू दर्रा हो गया, दिहांग दर्रा हो गया, योंगयाप दर्रा हो गया। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था यहाँ से कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये दिहांग दर्रा। और इसी तरह से एक प्रश्न मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये भी बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये योंगयाप दर्रा जोड़ता है। ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने अगले 5 सालों के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया? तो आंसर होगा टाटा ने।
तो टाटा एक बार फिर से आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बन गया है, वो भी अगले 5 सालों के लिए। टाइटल स्पॉन्सर मतलब क्या होता है? जब भी कोई भी टूर्नामेंट होता है तो उसके पहले हम कंपनी का नाम लगा देते हैं, तो वो कंपनी उस टूर्नामेंट का टाइटल स्पॉन्सर बन गया। जैसे कि केवल आईपीएल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं? टाटा आईपीएल, तो टाटा उसका टाइटल स्पॉन्सर हो गया। जैसे कि अगर पेटीएम होता तो ऐसे बोला जाता फिर पेटीएम आईपीएल, वीवो होता तो वीवो आईपीएल, तो उसके टाइटल में नाम आता है, मतलब उस टूर्नामेंट के पहले उस कंपनी का नाम लिखा जाता है जिसके पास टाइटल स्पॉन्सरशिप होती है। वैसे पिछले 2 सालों में यानी कि 2022 और 2023 में भी आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर ये टाटा ही था। और वैसे आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था कि वुमेन प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सरशिप भी टाटा के पास ही है 2022 से लेके 2027 तक। कुछ और टाइटल स्पॉन्सरशिप में आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था, उसको जीता था राजस्थान रॉयल ने। अभी लेटेस्ट बात करोगे तो 2023 में इसका 16वां संस्करण हुआ था, जिसको चेन्नई सुपर किंग ने जीता। सबसे ज्यादा बार जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग ने और मुंबई इंडियंस ने 5-5 बार। चेन्नई सुपर किंग ने अभी किसको हराया था? तो गुजरात टाइटंस को हराया था। और आप जानना चाहोगे कि इस बार ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसे मिली थी? तो आप जानते ही हो, ऑरेंज कैप ये किससे दी जाती है? सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, तो ये मिली थी शुभमन गिल को, ये गुजरात टाइटंस के हैं। और पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, ये मिली थी मोहम्मद शमी को, ये भी गुजरात टाइटंस के थे। और अभी पहली बार वुमेन्स आईपीएल भी खेला गया था, उसको किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता है, दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। अब देखो कुछ और टाइटल स्पॉन्सरशिप जो अभी न्यूज में रही थी वो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो आपको याद होगा अभी इंडियन ऑयल का नाम, भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस का टाइटल स्पॉन्सर बना था ये। बीसीसीआई का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना था? एसबीआई लाइफ बना था। जबकि अगर पूछे कि बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना है, कंफ्यूज मत होना। और अभी आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर बना था मास्टर कार्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम न्यूज में थे, मैंने आपको बताया, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई जिसे कहते हैं मोह जूझ, इसका आयोजन ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा असम में। मोह जूझ ये क्या है? ये भैंसों की लड़ाई का आयोजन है जिसे मोह जूझ कहते हैं, और इसका आयोजन होता है असम में। और अभी 9 साल के बाद फिर से इसका आयोजन किया जाने लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस पर बैन लगा दिया था और अब ये फिर से शुरू हो गया है। और असम में माघ बिहू जो फेस्टिवल होता है उसी में इस मोह जूझ का आयोजन किया जाता है। तो क्या है ये मोह जूझ? बता दिया मैंने आपको, भैंसों की लड़ाई होती है इसमें। अच्छा, बेलों का एक त्योहार होता है जिसमें बेल को कंट्रोल करना होता है, उसे कहते हैं जल्लीकट्टू। बेलों की लड़ाई नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वह सिंगल बेल होता है, ग्राउंड में भगाया जाता है, उसके आसपास आदमी होते हैं, सारे इंसान होते हैं, वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके कुबड़ पे लटकते हैं और उसके सींगों पे जो एक कपड़ा रहता है उसे हटाना होता है, तो वो विजेता होता है, उसे जल्लीकट्टू कहते हैं। तमिलनाडु में इसका आयोजन होता है, पोंगल त्योहार में इसका आयोजन होता है। और एक कंबाला भी होता है, कंबाला कर्नाटक में होता है, वहां पे भैंसों की दौड़ होती है, कीचड़ में भैंसों को दौड़ाया जाता है। और एक कनुमा त्योहार तो अभी हमने पढ़ाई था लेटेस्ट, जिसमें मवेशियों की पूजा होती है, ये तेलंगाना में होता है। अब यहाँ पे बात असम की है, तो ये रहा मैप में असम। देखो असम की कैपिटल क्या हो गई? दिसपुर हो गई। मुख्यमंत्री कौन हो गए? हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए। और आप जानते हो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेड भी यही है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हो गए। अभी आपको याद होगा असम के चोकुआ चावल को, जिसको जादुई चावल कहते हैं, उसको जीआई टैग मिला था। उससे पहले जुडीमार राइस वाइन को, बोका चावल और तेजपुर लीची, इन सबको जीआई टैग मिला था। अभी असम के मुख्यमंत्री जी ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, जिसका नाम श्रद्धांजलि रखा। और यहीं पे मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू हुई थी। यहाँ के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी ने सरपंच संवाद नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट पाने वाला उत्तर पूर्वी रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बना था ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। और आपको याद होगा यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। और अभी इसकी पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी थी, डॉक्टर सोनाली घोष उनका नाम है। और सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी असम सरकार ने स्वच्छ जिले को अवार्ड देने के लिए एक मोदी अवार्ड शुरू किया था। अभी असम सरकार ने स्वच्छ जिलों को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड शुरू किया था। डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा बना था गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आधुनिक असम का संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है, गोपीनाथ बारदोली को।
बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे स्थापित हुआ? गुवाहाटी में। और भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन भी किया गया था असम में। अभी यहाँ पे अमृत वृक्ष आंदोलन भी शुरू हुआ था, जिसके लिए इसने 9 रिकॉर्ड बनाए थे। और गजह कोथा अभियान असम में शुरू हुआ था मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए। अभी असम में पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। और उत्तर पूर्व राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन ये असम में शुरू हुई थी, असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। और देश का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा असम में ही। और याद रखना, असमिया भाषा के कवि थे कौन? नीलमणि फूकन, जिनका निधन हो गया। इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जबकि 57वां मिला था दामोदर मावजी को। तो इन सब कारण से असम न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस मंदिर में गोल मेला का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा जगन्नाथ मंदिर, जो उधमपुर वाला है। अच्छा, एक जगन्नाथ मंदिर आप जानते हो जो पूरी उड़ीसा में भी है, और ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। यहीं पे अभी गोल मेले का आयोजन किया गया था। याद रखना, इस मेले का आयोजन हर साल 2 बार किया जाता है। अच्छा चलो, आज मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेले रिवाइज कराता हूँ जो न्यूज में रहे थे, वही वाले करंट अफेयर्स में हमने पढ़े हैं सारे। तो एक तो अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन, ये कहाँ पे हुआ? ये अभी हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। सरस मेले का आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर में। एक गंगा सागर मेले का आयोजन हुआ था पश्चिम बंगाल में। माघी मेले का आयोजन हुआ था पंजाब में। झींगा मेले का आयोजन ये भी पंजाब में हुआ था। सरस आजीविका मेले का आयोजन हुआ था गुरुग्राम हरियाणा में। लक्खी मेले का आयोजन हुआ था राजस्थान के सीकर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेले आपके न्यूज में रहे थे, वो मैंने आपको रिवाइज कराया एक साथ, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो अभी मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अभी केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री जो है हमारे कौन? पुरुषोत्तम रुपाला जी, उन्होंने केरल के विझिंगजम में ये कृत्रिम चट्टान परियोजना की शुरुआत की है। मतलब यहां पर हम आर्टिफिशियली चट्टानों को पानी के अंदर डालेंगे, स्थापित करेंगे इस तरह से, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो। जिससे क्या होगा, मछलियां इसके अंदर आएगी, अपना घर बनाएगी, यहाँ पे प्रजनन करेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी। तो इससे फायदा अल्टीमेटली किसको होगा? मछुआरों को होगा। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा यूं बताओ, अभी मछली से एक प्रश्न याद आएगा, अभी गुजरात की स्टेट फिश बनी थी, कौन सी? तो आंसर होगा घोल फिश, जिसे गोल्ड फिश भी कहते हैं। और चट्टानों से भी 2-3 प्रश्न बन सकते हैं आपके, जैसे कि एक तो ये बन जाएगा कि चट्टानों के अध्ययन को स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलॉजी कहा जाता है। और स्टडी ऑफ सॉइल उसे कहते हैं पेडोलॉजी। अच्छा यूं बताओ, ज्वालामुखी क्रिया से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टान, जिसे आप प्राथमिक चट्टान भी कहते हो, यानी कि प्राइमरी रॉक्स। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट चट्टानें हो गई। और बेसाल्ट से भी एक प्रश्न बन जाएगा कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से कौन सी मृदा बनती है? तो आंसर होगा काली मृदा। और साउथ इंडिया में इसे रेगुर के नाम से जानते हो, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और परतदार चट्टान ये कौन सी है? इसे अवसादी चट्टानें कहते हैं, सेडिमेंट रॉक्स कहते हैं। और यहाँ पे सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं। अच्छा, लेकिन प्रश्न का उत्तर तो हमारा केरल था ना, तो ये रहा मैप में केरल। तो आपने कहा कैपिटल क्या है इसकी? तिरुवनंतपुरम होती है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल को याद रखना गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग भी कहते हैं। वैसे तिरुवनंतपुरम में आपको भारत का पहला स्पेस टेक पार्क मिल जाएगा। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दो क्लासिकल डांस जरूर याद रखना यहाँ के, कथकली और मोहिनीअट्टम है। और क्लासिकल लैंग्वेज यहाँ की है मलयालम। और केरल के समुद्री तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। आपको याद होगा अभी दिसंबर में वैश्विक आयुर्वेद मेले का आयोजन हुआ था तिरुवनंतपुरम में ही। अभी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 आई थी, जिसमें भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बना था केरल। और अभी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जो जारी किया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, उसमें बड़े राज्यों में टॉप पे केरल ही था। और भारत का पहला साहित्य का शहर, फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर, ये बना है केरल का कोझिकोड। और सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य ये केरल बना। और जिला स्तरीय पेड़, फूल, पक्षी घोषित करने वाला पहला जिला कौन सा बना था? अभी ये केरल का कासरगोड बना था। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में, जिसका नाम शांतिगिरी विद्या भवन रखा गया। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? बोट रेस से है, और ये होती है केरल में। और अभी नवा मालाबार नदी महोत्सव मनाया गया था केरल में। शुभ यात्रा योजना केरल की है।
नीति आयोग की सहायता से देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया केरल में। पूरी तरह से ई शासित राज्य बना था केरल, मतलब यहाँ पे सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन आ चुकी हैं। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF+ जिला बना था केरल का वायनाड जिला। अभी एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना यहाँ पे शुरू हुई थी। तो इन सब कारण से केरल न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा ई साक्षी एप्लीकेशन। तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो इसके प्रशासन के लिए, यानी कि इसे पेपरलेस करने के लिए अभी ई साक्षी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, और इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। मतलब पहले यहाँ पे कागजों पे काम होता था, अब ऑनलाइन यानी कि डिजिटली होगा। पेपरलेस का मतलब यही होता है। अच्छा, इसकी बात करें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम ये कब शुरू हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। इसमें क्या होता है, इसमें हर सांसद को अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए का बजट मिलता है, और ये नॉन लैप्सेबल है। मतलब अगर इस बार मुझे 5 करोड़ रुपए मिले, मैं पूरे खर्च नहीं कर पाया, तो बचा हुआ पैसा अगले साल एडजस्ट हो जाएगा, अगले साल जुड़ के मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये नॉन लैप्सेबल फंड है। तो अभी तो सिंपल सा याद रखना है, ई साक्षी एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च की गई है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और एप्लीकेशंस मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो एक आईना पोर्टल याद रखना, इसको आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया था। और सी विजिल एप्लीकेशन हो गया, एनकोर एप्लीकेशन हो गया, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। भूमि राशि पोर्टल को अभी सड़क व परिवहन मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ई अमृत एप्लीकेशन को नीति आयोग ने लॉन्च किया था ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी कुछ लॉन्च किया, जैसे कि सुस्वागतम पोर्टल हो गया, सुपेश पोर्टल हो गया, फास्टर पोर्टल हो गया, सुवास पोर्टल हो गया, और इसमें से एक आध तो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। निदान पोर्टल को अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया था। अभी पाट मित्रो एप्लीकेशन को लॉन्च किया था वस्त्र मंत्रालय ने, जिसके मंत्री पीयूष गोयल है। उद्गम पोर्टल को अभी आरबीआई ने लॉन्च किया था लावारिस धन के वारिसों का पता लगाने के लिए। उसके अलावा इसरो ने ये फीस्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। अर्धसैनिक बलों के लिए संदेश एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। और आईटी जो मंत्री हैं हमारे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया था। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई केयर पोर्टल लॉन्च किया था। और संभव पोर्टल, इसको भारतीय सेना ने सुरक्षित संचार के लिए लॉन्च किया था। तो ये सारे न्यूज में थे, इसलिए मैंने आपको रिवाइज करा दिया, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा टीसीएस। तो ब्रांड फाइनेंस ने अभी ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग 2024 को जारी किया है, जिसमें दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बन गया है टीसीएस। 2024 में टीसीएस की ब्रांड वैल्यू बताई गई है $19.2 बिलियन, जो कि 2023 में $17.2 बिलियन थी। अच्छा, ये अगर दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान मोस्ट वैल्यूएबल आईटी ब्रांड बना है टीसीएस, तो दुनिया का पहला कौन है? तो एक्सेंचर है। ये दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड है। याद रखना, आईटी कंपनियों की हम बात कर रहे हैं। इसमें तीसरे नंबर पे है लिस्ट में इन्फोसिस, और चौथे पे आईबीएम वगैरह है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आईटी कंपनियों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट का नाम ही क्या है? ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग 2024, जिसको ब्रांड फाइनेंस ने जारी किया है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि भारत की सबसे वैल्यूएबल सरकारी कंपनी कौन सी बन गई है। वहां पे भी हमने सरकारी कंपनियों की बात की थी, तो एलआईसी बन गई है। टीसीएस की बात करें तो स्थापना होती 1968 में, मुंबई में मुख्यालय है। चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और रिवीजन करवा देता हूँ। जो महारत्न कंपनियां हैं वो कितनी है, नवरत्न कंपनियां हैं वो कितनी है? तो महारत्न कंपनियां 13 हो चुकी है। 13वें नंबर की बनी थी ऑयल इंडिया लिमिटेड। उससे पहले 12वें नंबर की बनी थी आरईसी, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। वहीं अगर नवरत्न कंपनियों में बात करें तो 16वीं बन चुकी है कौन सी? रिट्स, यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। उससे पहले 15वीं बनी थी इरकॉन, यानी कि इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो ये भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर, ये किसने चलाया? तो आंसर होगा पाकिस्तान ने। एक्चुअली में अभी क्या हुआ था, ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मिसाइल दागी थी। और ऐसा क्यों किया था उसने, मैं इसको आपको मैप से समझाता हूँ। मैप में आप देखोगे तो ईरान का ये जो क्षेत्र है कॉर्नर वाला, इसे कहते हैं सिस्तान बलूचिस्तान, और पाकिस्तान में ये वाला जो क्षेत्र है इसे बलूचिस्तान प्रांत कहते हैं वहां का।
अब इस बलूचिस्तान में आप कह सकते हो एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है जैश अल अदल। ये क्या करता है, बार बार ईरान की जो ये सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र है यहाँ पे अटैक करता रहता है यहाँ पर है, लेकिन अटैक वहां पे करता है। क्यों करता है? तो ये कहते हैं कि सिस्तान बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र बनाओ। अब ये ईरान कहता है कि यार दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, पागल हो क्या, तुम पाकिस्तान में रहते हो, हमारे हिस्से में अटैक करते हो और हमसे ही कहते हो कि इसको अलग करो। फिर ईरान को आ जाता है गुस्सा, वो कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, लगता है तुम्हारा गेम बजाना पड़ेगा। तो फिर क्या किया ईरान, पाकिस्तान के इस बलूचिस्तान में जैश अल अदल के ठिकानों पे हमला कर दिया, उसे तबाह कर दिया। इनका अपना आपस में चल रहा था, लेकिन ऐसा करने के बाद पाकिस्तान को लगती है मिर्ची। ईरान ने कहा तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मैं तो सबक सिखाऊंगा, ये मेरे पे अटैक कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि देखो ईरान भैया ऐसा है, आपने हमारे क्षेत्र में, हमारे हवाई क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में आकर के हमला किया, हमारी संप्रभुता पे हमला किया, हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो उसी बदला लेने के फिराक में पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जिसे कहा मार्ग बार सरमाचर। ये एक बलूची भाषा है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको पढ़ने में और सुनने में। बलूची भाषा है जिसका मतलब होता है लड़ाकों का खात्मा। आपको तो सिंपल सा आपको याद रखना है, वो तो मैंने आपको थोड़ा सा पिक्चर समझा दी कि क्या चल रहा है मार्केट में। अच्छा, ऑपरेशन की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस मैंने आपको कई बार रिवाइज कराए। अगर आप में से कोई पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो चलो उनके लिए एक बार फिर से मैं आपको वो शीट रिवाइज करा देता हूँ। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जो नए हैं वो भी देख लेंगे कि अभी तक कौन कौन से ऑपरेशंस न्यूज में रहे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको रिवाइज करने हैं। जैसे कि आपको याद होगा ऑपरेशन करुणा चला था, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता करने के लिए हमने ही शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था हमने ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आए थे वहां पे मदद के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन कावेरी याद है, युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया था हमने ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए चलाया था हमने ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन ऑल आउट, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया था हमने ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया था 1948 में। ऑपरेशन ध्वस्त, अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए चलाया था। एक ऑपरेशन मर्यादा याद होगा, उत्तराखंड पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, हुड़दंग करने और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ चलाया था ऑपरेशन मर्यादा। उसके अलावा हमास ने इजराइल पे जो हमला किया था उसे कोड नेम दिया था अल अक्सा फ्लड, और उसके बदले में इजराइल ने जो हमास पे जवाबी हमला किया था उसे नाम दिया था आयरन ऑफ स्वॉर्ड। ऑपरेशन अजय हमने चलाया था भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। एक ऑपरेशन चक्र 2 याद रखना, सीबीआई ने चलाया था वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए। ऑपरेशन अमृत याद होगा, केरल ने राज्य में एंटीबायोटिक्स का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने के लिए चलाया था। ऑपरेशन आहट की बात करेंगे तो आरपीएफ ने चलाया था महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध, ये भी आरपीएफ ने चलाया था रेलवे टिकट की कालाबाजारी लिए। ऑपरेशन सर्द हवा हो गया या गर्म हवा हो गया, उसको बीएसएफ चलाता है राजस्थान में पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ को रोकने के लिए। और ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा इसे चलाया जाता है ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। और एक ऑपरेशन सर्वशक्ति हमने पढ़ा था, अभी भारतीय सेना ने आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए चलाया था इसे जम्मू कश्मीर में। और अगर पूछे इसे किसके तर्ज पे चलाया गया था, सर्प विनाश, ऑपरेशन सर्प विनाश, जो कि हमने 2003 में शुरू किया था, वो भी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए शुरू किया था। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, पूरे वीडियो में तो मैं आपको बोलना भूल गया, लेकिन अब कुछ ही देर में वीडियो आपका खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको याद दिला दूं, अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। आप में से कुछ स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, इसलिए मेरे को याद दिलाना पड़ता है डेली। तो कम से कम याद दिलाने के बाद तो आप वीडियो पे एक सिर्फ टैप करना है, आपको वीडियो लाइक हो जाएगा। और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना प्लीज। मैं आपका वीडियो तैयार करने के लिए अपना पूरा समय लगाता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, पूरी जान लगाता हूँ, पूरा दिन लगता है मुझे आपका वीडियो तैयार करने में, क्योंकि यहाँ मेरे पास कोई बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स की तरह कोई टीम नहीं है कि मेरे लिए टाइपिंग वो कर देगा, एडिटिंग वो कर देगा। यहाँ पे सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तो टाइम मेरा बहुत सारा खर्च हो जाता है इसमें, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ज्यादा वीडियो भी तैयार नहीं कर पाता हूँ। जो आपका रिवीजन वाली क्लास चलती है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन अभी चला रहे हैं, 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग देख भी रहे होंगे शायद, इसलिए वो वीडियो बनाने में मुझे अपने जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं वहां से टाइम कट कर करके वहां पे देना पड़ता है। तो इन सब के बदले मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट मांगता हूँ, मेरे पूरे दिन भर का हार्ड वर्क और आपका 2 मिनट,
उस 2 मिनट में मैं कहता हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो, या अगर कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां शेयर जरूर करना। आज के वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 6000 लाइक्स का। इस वीडियो को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर करके उनकी भलाई जरूर करना, क्योंकि हम जब दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर हमारा भला जरूर करता है, और जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो फिर ईश्वर आपके बारे में क्यों सोचेगा? आप खुद सोच के देखो। इसलिए अपना मन साफ रखना है और जय श्री राम बोलना है और अपना कर्म करते जाना है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार इसे देख रहा है तो आपके लिए क्विज बना करके मैं तैयार करता हूं, जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हो सके तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन है जो वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपको वीडियो कैसा लगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने ही नई दिल्ली में इस शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया है। अच्छा, अगर बात करें शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की स्थापना ये कब हुई थी? 1970 में। किसने की थी? तो भारत, श्रीलंका और नेपाल के धार्मिक नेताओं ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। इसका एक ही उद्देश्य है, शांति को फैलाना, शांति को बढ़ावा देना। गौतम बुद्ध जी की बात करें तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पहला उपदेश इन्होंने उत्तर प्रदेश में बनारस के पास सारनाथ में दिया था, और उनका उपदेश या यूं का उनके ज्यादातर उपदेश पाली भाषा में है। अच्छा, पाली भाषा ये अभी न्यूज में थी, आप बता सकते हो क्यों न्यूज में थी? ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। बाकी इनकी जो डेथ हुई थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी, उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण, जो हुआ था कहां पे? कुशीनगर में। और घर त्यागने को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था पूछेंगे तो निरंजना नदी। और किस पेड़ के नीचे? तो आंसर होगा पीपल के पेड़ के नीचे। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो को आपने अभी भी लाइक नहीं किया तो सेशन एंड हो चुका है, लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लाइक का टारगेट जरूर याद रखना, 6000 लाइक्स का है। उम्मीद करूंगा आज तो हमारा टारगेट पूरा हो जाए, अगर आप लोग साथ दो तो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी, भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका किस राज्य में अनावरण किया गया? आंध्र प्रदेश में। और अभी हाल ही में आयोजित 47th कोलकाता बुक फेयर में थीम देश कौन रहा? यूके। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में स्थापित किया गया? केरल में। और विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? श्रीजा अकुला। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नाम का उपन्यास किसने लिखा है? चारू निवेदिता ने। पेप्सिको इंडिया के सीईओ कौन बने? जागृत कोटेचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया? कर्नाटक। विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? बेंगलुरु एयरपोर्ट। किस राज्य में कानुमा त्योहार मनाया गया? तेलंगाना। और आखिरी प्रश्न था, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना कौन सा? आंध्र प्रदेश। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था देश का पहला यूनिटी मॉल ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।